अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैसेज करते हैं सबको, आज हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो कोई भी बच्चा जो है, जो भी अभी नहीं आए क्लास में, उनसे अपने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर दें कि वो आ जाएं। इतनी देर में मैं अटेंडेंस लगा रहा हूं। सर मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था। रार, प्रेजेंट सर। हसन ताहिर, ओके, अहमद हसन, प्रेजेंट सर। अली रजा हैदर, प्रेजेंट सर। आयरा, सर आयरा जी आयरा, प्रेजेंट सर।
दानियाल, फैजान, अरफ, Present, sir. हमजा, अनाद, ईमान, ख्वाजा शहरियार, Present, sir. मीर हमजा, मौज, अरकम, Present, sir. बिलाल, Present, sir. दाऊद, Yes, sir. हमाद, मेसम, Present, sir. शाहिद, उस्मान इकराम, Present, sir. नजीब, Present. उबैद, Present, sir. सैफ, Present, sir. हुमायूं, Present, sir. वकार काशिफ, प्रेजेंट सर। हाँ जी, लास्ट क्लास पे कौन सा पूछ रहे थे? सर मैं वकार का शो पूछ रहा था। आई वाज वकार, एब्सेंट इन आप क्लास। वीडियो सर नहीं मेरी बनी? प्रेजेंट रह गई है। मेरी कौन है? सैफुर रहमान भी मैं नहीं बोला फैजान सर। सईद। सैफ बोला तो है। सर फैजान सैफुर रहमान फैजान की सईद। प्रेजेंट हो गई। और कौन है? Daniel. और दानियाल। दानियाल तो लगता है सो के उठा है अभी। चलो उठ तो गया। तो सारे जी। इस टाइम सो के उठते हैं। माशाल्लाह। पहली क्लास है आपकी आज की? No, sir. हमारी क्लासेस होती हैं ऐसे पहले। जिसकी पहली है वो फिर अभी मुश्किल से उठा होगा। मेहनत ही बड़ी करते हैं बच्चे आजकल। इस वकार जो है उसको सर मेरी पहली होती है। वकार ये बता दो, रिकॉर्डिंग नहीं मिली पिछली क्लास की? सर हैं? मैंने देखी कितने नहीं। अफसोस की बात है ना। हम इतनी जिम्मेदारी से 5 मिनट बैठ के वेट करता हूँ मैं कि यार अभी रिकॉर्डिंग की मेल आएगी मुझे, वो मैं अभी भेज दूँ स्टूडेंट्स को, कहीं रह ना जाए बाद में मुझे भूल ना जाए, मैं उठ के इधर उधर हो जाऊँ तो कोई बच्चा किसी की मिस हो जाए रिकॉर्डिंग तो उसको मिल जाए सही। क्लास जिसकी मिस हुई है वो रिकॉर्डिंग से देख लें। वकार, तो ये जी सर। ऑनलाइन में डिसएडवांटेजेस अगर हैं तो एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ हमने उनको अपनी फेवर में इस्तेमाल करना है। तो खैर वो लास्ट क्लास की समरी ये है कि हमने ये देखा था कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं वो ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में स्प्लिट होते हैं और डाटा की कई डिफरेंट मोड्स होते हैं। वीडियो डाटा भी हो सकता है, टेक्स्ट का डाटा भी हो सकता है और इसी तरह कॉलम्स में भी डाटा हो सकता है, जिस तरह एक्सेल की शीट में होता है और नंबर्स होते हैं उसमें अमूमन। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह का डाटा हो सकता है और उस डाटा को हम मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो स्प्लिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ट्रेनिंग डाटा की मदद से हम मशीन को लर्न करवाते हैं और टेस्ट डाटा की मदद से हम ये देखते हैं कि जो मशीन ने लर्न किया है उसमें से कितना वो सही आंसर्स दे रहे हैं हमें। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 रोज हैं डाटा की
तो हम उसके अंदर से अमूमन 70 to 80% जो है वो ट्रेनिंग में लगाते हैं। तो उससे हमने 800 रोज को ट्रेनिंग में यूज किया, जिससे कि मशीन ने सीख लिया कि किस चीज का कैसी नोयत की चीज आएगी तो उसको किस तरह से क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर सेंटिमेंट एनालिसिस है तो उसमें हमने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। अगर जेंडर आइडेंटिफिकेशन है तो ये मेल है या फीमेल है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ है और उसको हमने क्लासिफाई करना है कि ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, शोबिज की न्यूज़ है या पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, तो वो क्लासेस हो जाएंगे। अमूमन हम लास्ट कॉलम जो है उसको क्या कंसिडर करते हैं, या कोशिश ये होती है कि लास्ट कॉलम में हम जो क्लास लेबल है या कैटेगरी है उसको रखें। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कौन से जो एक ऑब्जेक्ट है या एक डाटा पॉइंट है उसका उसकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में वो फॉल करता है। तो जो हमारे आखिरी 200 एलिमेंट्स हैं उनकी भी हमें कैटेगरी पता होती है, लेकिन हम उनमें से जो बाकी के n-1 कॉलम्स हैं उनको हम उठाते हैं और वो टेस्टिंग के लिए देते हैं। मशीन उसके लिए कैटेगरी असाइन करती है। तो जो कैटेगरी मशीन असाइन करती है, जो एक्चुअल कैटेगरी हमें ऑलरेडी पता होती है, उसको हम कंपेयर करते हैं और उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि मशीन ने कितना अच्छा सीख लिया है। तो मशीन की लर्निंग का की क्वालिटी है, असेसमेंट जो है वो हम उसकी बुनियाद पे करते हैं। और इसके फिर डिफरेंट मेजर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक सादा मेजर एक्यूरेसी है कि कितने उसे इंस्टेंसेस हमने दिए, 200 में से कितने उसने ठीक क्लासिफाई कर दिए। तो 200 में से अगर उसने फॉर एग्जांपल 180 इंस्टेंसेस को ठीक क्लासिफाई कर दिया और 20 को नहीं किया, तो इसका मतलब है 90% एक्यूरेसी उसकी आ गई। तो ये एक क्विक ओवरव्यू और समरी है लास्ट क्लास सर में। क्वेश्चन था सर, कितने परसेंट एक्यूरेसी हो तो सर हम इसको यूज कर लेते हैं, अबव टू 80% या अबव टू 90%? देखो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी आ जाती है, जैसा कि 90%। सर आ तो जाती है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम कितना मतलब एक्यूरेसी हो तो हम यूजफुल उसको मतलब कि मॉडल हम कहेंगे हमारा मॉडल यूजफुल मैं है। यही बता रहा हूँ ना फरूक, ये चीज कोई इतनी वो नहीं। देखो ऑब्वियसली हमारा एम है 100%, ठीक है। सर तो हम अब डिपेंड करता है ना कि मशीन लर्निंग, ये जो मशीन लर्निंग है ना, ये एक बड़ा पुराना इसका एक पूरा एक फ्लो चलता आ रहा है। पहले जब बहुत ज्यादा बड़ा डाटा हमारे पास नहीं अवेलेबल होता था या फिर मशीन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कैलकुलेशन की, तो लोग रूल बेस्ड सिस्टम बनाते थे। रूल बेस्ड सिस्टम में हम इफ एल्स लगा के और उसकी मदद से फिगर आउट करने की कोशिश करते थे कि अगर कुछ ऐसा है तो यूं कर दो, वैसा है तो यूं कर दो। तो ये रूल बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशन क्या होती है कि वो बड़े रिजिड होते हैं और जो रूल्स उन्होंने डिफाइन कर दिए बस उन्होंने उसी पे ही चलना है। और अगर आपने रूल मॉडिफाई करना है तो आपको खुद से दोबारा सारा कुछ अंडरस्टैंड, यानी कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। फिर ये जो अप्रोचेस हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, क्लासिफिकेशन की भी और दीगर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स की भी, उनमें उनको हमने अडॉप्ट करना शुरू किया। तो उनकी मदद से एक्यूरेसी जो है वो बेहतर होनी शुरू होगी और डाटा, नया डाटा देके और ऑटोमेटिकली लर्न कराने की कैपेसिटी जो है वो बढ़नी शुरू होगी। और फिर उसके बाद उनके अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट्स आने शुरू हो गए, जो कि अप्रोचेस ऐसी आ गई जो कि एक्यूरेसी को बढ़ाती हैं। तो इस सारी चीज में मेन बात क्या है कि कितने अच्छे फीचर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए और कितना अच्छा ब्रेक डाउन कर लिया आपने प्रॉब्लम का, और उसको जो डाटा मशीन को लर्न करने के लिए लिया उसमें उसने डिस्टिंक्टिव फीचर्स को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि एक क्लास के इंस्टेंसेस को दूसरे क्लास के इंस्टेंसेस से डिफरेंशिएट करने में आसानी देती है, तो वो एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। अब जिस तरह टेक्स्ट के लिहाज से क्लासिफिकेशन है या सेंटिमेंट एनालिसिस जो कि टेक्स्ट रिटन टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी एक्यूरेसीज आनी शुरू हो गई हैं। 90% से ऊपर चले जाते हैं लोग, आराम से चले जाते हैं। लेकिन अब एक और फर्क डोमेन है जिसका है अर्थक्वेक प्रिडिक्शन।
अब अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के लिए इतना अच्छा मीनिंगफुल डाटा अवेलेबल ही नहीं है। वो यस सर। चूंकि डाटा ही नहीं अच्छा अवेलेबल, तो उसकी अभी जो एक्यूरेसी इस वक्त है वो 60-70% पे भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम समझा जाता है कि यार ये इसने 70% तक प्रेडिक्शन कर दी है, यही बड़ी बात है। ओके, ठीक हो गया। वेरी तो करता है सर डाटा टू डाटा, तो, मतलब तो कैसे हम चूंकि प्रेडिक्शंस उसमें कर रहे डाटा हैं। इतना अच्छा अवेलेबल नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो डोमेन की कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा हैं, और उसके अंदर जिस तरह अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना और उसके वो चीजों को देखना कि ये बिल्कुल इसी तरह इसी मैग्नीट्यूड का और इसी जगह पे आएगा और इतने अरसे बाद आएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डाटा चाहिए, वो है ही नहीं। वहां पे 70 वाले को भी लोग सलूट मारते हैं कि जबरदस्त यार तुमने काम कर दिया। और टेक्स्ट में जो 85-90 के पास भी होगा उसे कहेंगे हाँ बस ठीक है तुम्हारा काम। अब आपको ये बात समझ आई? यस सर, ये डाटा टू डाटा वेरी करता है कि हमारे पास कितनी और फिर इंस्टेंस हम इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि हम पेपर्स वगैरह देखते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स देखते हैं कि लोगों ने कौन सी अप्रोचेस यूज की हैं और उन अप्रोचेस से किस डाटा सेट के ऊपर उन्होंने काम किया है और फिर उस डाटा सेट के ऊपर इनकी क्या एक्यूरेसीज आई हैं। वहां से हमें पता लगता है कि इस जो प्रॉब्लम हम हैंडल कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर लोगों ने अभी तक कौन सी अप्रोचेस को इस्तेमाल करके और कितनी एक्यूरेसी ऑलरेडी अचीव कर ली है। उस उस एक्यूरेसी को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? बेस सर लाइन आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो होनी भी नहीं है क्योंकि मैंने की ही नहीं अभी तक। अच्छा वैसे ही पढ़ा रहे हैं जुबानी क्लब में। हाँ अभी सवाल आया ना तो सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो उसको हम किस तरह से देखते हैं कि हम कहते हैं बेस लाइन। बेस लाइन वो चीज होती है कि जो लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब उस बेस लाइन से फिर हम अपने प्रपोज्ड एल्गोरिथम का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इतना तो लोगों ने कर लिया है, मैं इससे बेहतर करूंगा तो मेरा काम बेहतर माना जाएगा, वरना फिर उसी को ही मान लो जो उसने किया। ओके सर। क्योंकि सर वो टू डू टास्क थे ना, तो उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ था कि इफ दिस मॉडल डिप्लॉय इन द रियल वर्ल्ड और नॉट, तो वो मेजरमेंट करके ही बताना था कि ये डिप्लॉय कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उस पे आके उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा था। वो फिर उसके वो जरा सब्जेक्टिव है। अमूमन वैसे यही होता है कि कोई 80-90% 80% से ऊपर हो तो हम उसे कंसिडर करना शुरू कर देते हैं आम डोमेन्स में। लेकिन बात वही है कि डोमेन टू डोमेन ये बात बहुत ज्यादा वेरी करती है। वेरी करते हैं, ठीक है सर, ओके थैंक ठीक। यू। अच्छा जी, आज हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। स्क्रीन नजर आई? सर स्टार्ट हो रही है, हो गई सर। मैंने आपसे कहा था कि पाइथन इंस्टॉल करें और एनाकोंडा इंस्टॉल करें सर और एनाकोंडा थोड़ी किया थोड़ी हुआ इससे है सर। दोस्ती करें। तो कर लिया एनाकोंडा इंस्टॉल सबने? यस सर। इन बच्चों ने सर एनाकोंडा भी इंस्टॉल नहीं किया है, हैंड रेस करें। बस वकार काशिफ नहीं किया। खाजा, दानियाल, सर कोई बात नहीं, पाइथन हैंड पढ़ाओ। रेस करें, पता तो लगे ना क्या हम कर रहे हैं काम। सर पाइथन पढ़ाओ। सर पहचान पे भी हो जाता है काम। हाँ कोई भी पाइथन का कोई एडिटर जी सर पाइथन है। वो आपको अच्छा लगे। पाइथन है बस, ठीक है। तो बाकी के लोग ऐसा करें कि कोई भी एक सूटेबल एडिटर जो है, जो आपको अच्छा लगता है। ये मैंने तो ये एनाकोंडा किया है और इसके अंदर एनाकोंडा नेविगेटर आप खोलते हैं। मैं इसको दोबारा बंद करके खोल लेता हूँ। हम्म।
जब आप एनाकोंडा नेविगेटर खोलते हैं, एनाकोंडा नेविगेटर जब आप खोलते हैं तो सर यही आता है। ये एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन के अंदर ये नोटबुक है और ये स्पाइडर है। नोटबुक में आप एक एक कमांड करके चलाते रहते हैं और स्पाइडर जो है वो जरा जिस तरह हम आम लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं, जरा ज्यादा बेहतर एडिटिंग टूल है जिसमें कि आप फाइल को सेव करके और उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सारा। तो ये स्पाइडर जो है इसको आप लॉन्च करें और इससे फिर आप फर्दर काम करें। सर ये जो पाईचार में इसका प्रोफेशन कम्युनिटी वाले में सिर्फ प्योर पाइथन डेवलपमेंट है, तो हमने कोई साइंटिफिक या वेब पाइथन डेवलपमेंट तो नहीं करनी? नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करनी है और वेब वाला कुछ भी नहीं करना हमने। उसको साइंटिफिक एप्लीकेशन कंसीडर डेवलपमेंट हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ इस कोर्स के स्कोप के अंदर रहते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जो पूरी पाइपलाइन है मशीन लर्निंग की, जो लास्ट क्लास में हमने सीखी कि डाटा लोड करना है, उसको फिर प्री प्रोसेस करना है, फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, फीचर्स को कैसे इंजीनियर और स्केल करना है, और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को देखना है। हमारा काम सिर्फ इतना है। उसके बाद फिर वो मॉडल्स किस तरह एम्बेड होते हैं दीगर एप्लीकेशंस में, पॉइंट पे जाके हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन मेन फोकस जो इस कोर्स का है वो क्या है कि हम मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन को सीख लें। तो मैंने इसके काफी सारे ये फाइल्स में आपके साथ फिर शेयर भी करूंगा। मैंने इसमें बहुत सारी एनोटेशंस कमेंट्स की फॉर्म में दे दी हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ये सारी? जैसे एनाकोंडा यस सर। एनाकोंडा की हो रही है। हाँ यही वाली। ये रीडेबल है सबके लिए? यस सर हमें एनाकोंडा नेविगेटर शो हो रहा है। ये स्पाइडर नहीं शो हो रहा? नो ओके हो रहा। तो एनाकोंडा आप सीधा जाके गूगल पे लिखें, वो आपको एनाकोंडा मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करें और उसके बाद वो सिंपल यार वो मैंने अरकम आपसे कहा था कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। सर मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने पाईचार्म का किया था, मुझे पता नहीं था कौन सा आईडी करना है उनके साथ। पाईचार्म और पाइथन सिंपल जो भी करना है जिसमें भी आपको समझ आती है वो कर लें। ये जरा ज्यादा मुझे तो ये इजी, मैंने वो देखा नहीं पाईचार्म, ये आसान लगा मुझे और बेहतर भी है। इसमें वेरिएबल एक्सप्लोरर भी है जिसमें आप सारे वेरिएबल्स अपने देख सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में आप सारी फाइलें देख सकते हैं। कंसोल भी इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। मोस्ट लाइकली वहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये जिस तरह आपकी अब आपने काफी सारे आईडीज पे काम कर लिया होगा तो आपको मेरे नहीं ख्याल के किसी किस्म की भी मुश्किल होगी। तो हमारे काम है इसमें वो बड़े आसान है। समझेंगे एक एक्सेल की फाइल को हमने लोड करना है, उसके अंदर से कुछ कॉलम्स पढ़ने हैं। उन कॉलम्स मतलब अगर सादी जुबान में हम बात करें तो हम करने क्या जा रहे हैं, करने ये जा रहे हैं कि हमारे डाटा सेट्स हुआ करेंगे। उन डाटा सेट्स को वो कॉलम्स की फॉर्म में से हैं अगर, और एक्सेल की फॉर्म में, CSV या XLS फॉर्म में, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, तो उनको हमने लोड करना है और लोड करके फिर उनके ऊपर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है, उसको ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करना है और फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है। ये हमारा काम होगा। तो यही अगर मैं स्टार्ट लूं तो ये मैंने इस सारे काम को इन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो पहले नंबर पे आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें जैसा कि हम आम अपनी प्रोग्रामिंग में करते हैं। C++ में भी जब आप कोड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं ना लाइब्रेरीज को। जावा में IOStream सर। हाँ जावा में इंपोर्ट करते हैं आप पैकेजेस को, तो एग्जैक्टली पाइथन में भी इंपोर्ट का ही कीवर्ड इस्तेमाल होता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका वो ये है कि आपने डेटा सेट को गेट करना है या डाउनलोड करना है। मैं क्विक एक रन डाउन देके फिर एक एक स्टेप पे डिटेल में बात करूंगा उसके बाद। फिर जब आपने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया तो फिर आपने डेटा सेट को इंपोर्ट या लोड कर लेना है अपने सिस्टम में, यानी कि पाइथन के अंदर आपने कोड के अंदर इन मेमोरी आपने ले आए हैं। यहाँ पे डाउनलोड का मतलब है कि आपने उसकी डेटा सेट की एक्सेल फाइल या CSV फाइल डाउनलोड कर ली है। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि अब आपने वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लोड कर लिया सारा डाटा फाइल से रीड करके। अब इसकी फाइलिंग इतनी आसान है कि एक एक लाइन का कोड है, आप कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी पाइथन बनाई है, उसको दुआएं देंगे। C++ का कोड फाइलिंग का देखें, जावा का कोड देखें तो उसकी निस्बत सर बहुत ये टफ है कोड सर। बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक? इसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स यूज होते हैं, सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। C++ में तो सारे एल्गोरिदम लिखने पड़ते हैं। बिल्कुल, उसमें आपको पूरा एक एक कॉलम के हिसाब से सारा कुछ देखना पड़ता है, मतलब डिलिमीटर कौन सा है, कॉमा है या क्या है, और उसके मुताबिक सारा कुछ करना पड़ेगा। एनीवे, फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका कुछ डाटा मिसिंग हो या कोई उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी हो, तो वो जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये हमारा एक पॉसिबल काम हो सकता है। और कुछ डाटा सेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई ऐसा मसला ना हो कि उनमें कोई मिसिंग डाटा हो, फिर तो ये वाला स्टेप निकल जाएगा। अगर ऐसा है कि कुछ डाटा मिसिंग है तो उसको फिर हम हैंडल कर लें स्टार्ट में, तो ये बेहतर बात होती है। इस चीज को क्या कहते हैं? फीचर एक्सट्रैक्शन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही यहाँ पे, अभी हम सिर्फ फीचर्स को बेहतर बना रहे हैं। अभी मुझे जो जो कॉलम्स में किसी एक सेल में एक वैल्यू मिसिंग है, तो बस मैं उस वैल्यू को किसी खास तरीके से फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डाटा की क्लीनिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इसको ओवरऑल हम फीचर इंजीनियरिंग अगर हम कह दें तो वो चीज जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई भी मिसिंग वैल्यूज जो हैं, क्लीनिंग कह दें इसे, फीचर इंजीनियरिंग कह दें, तो ये काम हम कर रहे हैं। हर कॉलम एक फीचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी आज जो डाटा सेट लोड करेंगे उसमें लोगों की सैलरीज दी हुई हैं, ठीक है, उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और इस तरह की चीजों, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें अगर किसी के एक कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो उसको कैसे सेटल करना है एक सेल में, तो वो चीज हम देखते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेक द डाटा कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब है कि हम उसे कैटेगराइज कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स वो कैटेगोरिकल का यहाँ पे एक और दूसरा सेंस ये है कि हम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में सारे के सारे डाटा को लेके आए। क्या करके आए? न्यूमेरिक फॉर्म में ले आए तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और ज्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है डाटा की। जिस तरह हमने देखा ना कि अगर वो लिखा हुआ मेल या फीमेल लिखा हुआ है, से मेल या फीमेल तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको 1 या 0 कर देंगे तो वो न्यूमेरिक बन जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1 मीन्स मेल, 0 मीन्स फीमेल, तो उसकी क्लासिफिकेशन हो। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं तो हम उसको 1 को पॉजिटिव और 0 को नेगेटिव कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव को 1 से रिप्लेस करा देना, नेगेटिव को 0 से रिप्लेस करा देना, ये जो काम है ये मेक द डाटा कैटेगोरिकल विन में और लूज involve है। होगा तो उसको 1 और 0 से कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जितने भी अगर आपकी मल्टीपल हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, तो नेगेटिव, फिर न्यूट्रल 1 2 है, 3 तो फिर कर आप देंगे। 1 2 3 कर सकते हैं, 0 1 2 कर सकते हैं, जैसे भी है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम ले आते हैं, जिससे कि हम सारे के सारे डाटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? न्यूमेरिक। नंबर्स में, न्यूमेरिक वैल्यूज में। तो न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने से हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग और टेस्ट के अंदर उसे स्प्लिट करना। तो ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करने से क्या होता है कि आपको जो भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में वकार ने क्वेश्चन किया, तो मैंने क्विकली पिछला लेक्चर रिवाइज भी किया। हम एक पोर्शन ऑफ डाटा को ट्रेनिंग डाटा के तौर पे कैटेगराइज कर देते हैं और एक दूसरे पोर्शन ऑफ डाटा को हम क्या कह देते हैं कि ये टेस्ट सेट है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर उसी एक्सेल के अंदर से जो ऑब्जेक्ट हमने लोड किया होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रेनिंग और
टेस्टिंग में डिवाइड कर रहे होते हैं। इसको अगर मैं से थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस नोयत की चीज बन जाएगी कि हमारे पास ये काफी सारे कॉलम्स हैं डाटा के, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है कई रोज में, सो ऑन सो फॉर्थ। जो लास्ट कॉलम है ये वाला, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा क्लास से हमने असाइन किया। इसमें क्या है, क्लास है। जिस तरह अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं या हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट कॉलम में हम डाटा को अमूमन स्टैंडर्ड तरीकाकार ये है कि जो क्लास वाला एट्रीब्यूट है वो कहाँ पे होता है, एंड पे। एंड पे ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। तो इस चीज को अगर हम सामने रखें तो हमारे पास ये डिफरेंट तरह का कॉलम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन कॉलम्स के अंदर से हमने डाटा का करना है स्प्लिट। तो डाटा का स्प्लिट करते वक्त हम क्या करते हैं कि ये एक पोर्शन इसका जो है वो हमने ट्रेनिंग के लिए ले लिया और एक पोर्शन जो है वो हमने टेस्ट के लिए ले लिया। अब आप अगर नोट करें तो मैंने टेस्ट के लिए लास्ट कॉलम को छोड़ दिया, लेकिन ये लास्ट कॉलम डेफिनेटली इस हिस्से का भी एग्जिस्ट करता है। इसको मैं अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। ये पोर्शन मेरे पास एक अलग वेरिएबल में पड़ा है। सिस्टम को मैंने इतना हिस्सा देना है कि तुम ये डाटा पकड़ो सारा और जरा मुझे बताओ कि तुम क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो होगा क्या कि फिर सिस्टम की जो प्रिडिक्शन है वो इतने हिस्से के लिए सिस्टम की प्रिडिक्शन सामने आएंगी। इस प्रिडिक्टेड को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मेरे पास है उससे कंपेयर करूंगा। अगर ये कहता है पॉजिटिव और ये भी कहता है पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम ने ठीक काम कर दिया। अगर ये कहता है पॉजिटिव और ये कह देता है नेगेटिव तो इसका मतलब है यहाँ प्रिडिक्शन गलत हो गई। तो इसका होना मेरे पास जो है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है किस सेंस में कि मेरे पास टेस्ट सेट के अंदर हर एक इंस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग असल में क्या आंसर होना चाहिए वो मुझे पता है। फिर मैं देख सकता हूँ ना कि मेरा सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या है तो मैं इस आंसर को कंपेयर किससे करूंगा। समझ में आ गई ये बात। ये ट्रेनिंग और टेस्ट का सारा फिनोमेना है। क्लियर? यस सर। ओके। फीचर स्केलिंग एक और चीज है जो कि कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं। फीचर स्केलिंग माइनिंग वाले जो बच्चे हैं कौन बताना पसंद करेगा। सर पैटर्न एक्सट्रैक्टिंग होती है तो पैटर्न सर उसमें कौन कौन से लाई कर रहे हैं आपस में। नहीं, पैटर्न एक्सट्रैक्शन तो पूरा एक अलग नोयत का प्रॉब्लम है। फीचर स्केलिंग ये होती है कि आप की जो वैल्यूज हैं उनको हम एक रेंज में लेके आते हैं। ब्रिंग द वैल्यूज इन अ रेंज से बिटवीन 0 and 1 भी। ओके ठीक है, ओके सर। सर नॉर्मलाइज करते हैं वैल्यूज को सर। नॉर्मलाइज करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि से रेंज सेट हमारे करते हैं पास ये यहाँ पे मैं ना इसी में ही कमेंट्स डाल ही जाता हूँ ताकि जब ये फाइल आपको मिले तो ये एक तरह से हमारे अच्छे नोट्स बन जाए जो कि आप इसको देख के ही आपका लेक्चर भी रिवाइज हो जाए और कोडिंग भी हो जाए। फॉर एग्जांपल सैलरी इज बिटवीन से 45,000 to 250,000, ठीक है।
वेयर एज से एक और है years of experience is between 0 and 30। अब इन दो चीजों को अगर आप देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनकी जो रेंजेस हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिग नंबर में ड्राइव द डिसीजन मेकिंग। वो 45,000 और 25,000 ये 250,000 वाला जो नंबर है, ये बाकी के जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनके ऊपर हावी हो जाए और जो ये कह रहा है उसके मुताबिक फैसले होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को फिर हम, एक पॉसिबिलिटी है कि समटाइम्स अगर ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो फिर हम फीचर्स को क्या कर लेते हैं, स्केल करने से वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते बल्कि हर एक फीचर इंडिविजुअली स्केल होकर 0 और 1 के दरमियान आ जाता है। इसके भी कई फिर डिफरेंट तरीके हैं जो कि यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा फर्क समझ आएगा कि मशीन लर्निंग में और डाटा माइनिंग में क्या एक ताल्लुक है। तो डाटा माइनिंग के अंदर हम इन टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई फलां चीज ऐसे होती है, फलां चीज ऐसे होती है, फलां चीज ऐसे होती है। यस सर। मशीन लर्निंग में हम उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले डाटा माइनिंग पढ़ लें और उसके बाद फिर आप मशीन लर्निंग पढ़ने आते हैं तो ज्यादा फायदा हो जाता है। हम क्विकली बेसिक सेंस जो ये मैंने दिया आपको, ये तो मैंने आपको दे ही दिया। इसके अलावा एक इसका आसान मेथड क्या हो सकता है, आप मैक्स नंबर लें और मिन नंबर लें। मेंस ना उनके दरमियान ठीक है, सर मैक्स और मिन को, नॉर्मलाइज करें। मैक्स को 1 बना दें और से मिन को 0 बना दें और उसके मुताबिक रेस्ट ऑफ द नंबर्स को प्लेस कर दें। तो फॉर एग्जांपल इस केस में 45,000 को हम 0 कह देते हैं, 250,000 को हम 1 कह देते हैं, और अगर कोई से 75,000 है तो वो इसी हिसाब से कि इन दोनों के दरमियान कितने वो उस पे लाए करता है तो उसको हम उसी हिसाब से 0.25 कह देते हैं या 0.18 कह देते हैं, जो भी वैल्यू उसकी निकलेगी एक रेंज में कन्वर्ट करते करते उस हिसाब से वो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये तरीका है। अमूमन हम इसको 0 नहीं करते, हम इससे कुछ कम वैल्यू लेके उसे 0 करते हैं ताकि ये भी कोई ना कोई वैल्यू बन जाए। मतलब मे बी मैं 30,000 से लेके 300,000 तक कर देता हूँ या 0 से लेके 300,000 कर देता हूँ, तो फिर इसकी भी कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है ताकि इसकी वैल्यू की प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ जाए। और भी कई सारे तरीके हैं, ये सिर्फ आपको इंट्यूशन दे दिए कि ये काम अगर करते हैं तो क्यों होता है और इसका मकसद क्या है। जब ये काम हम तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स पे कर लेते हैं स्केलिंग वाला, तो फिर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज किसमें आ जाती हैं, 0 से 1 के दरमियान। सबकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आ जाएगी, तो कोई भी बॉस एट्रीब्यूट नहीं रहेगा। देखो क्या, जैसा कि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी डायकोटमी नजर आ रही है कि 45,000 से 250,000 और ये बेचारा कहाँ से 0 से 30। सर नॉर्मली हम सर 0 to 1 यूज करते हैं, मतलब कि हम ज्यादा भी तो कर सकते हैं, एक रेंज 10 से 100 या 100 से 1000। सर नॉर्मली हम फिर 0 से 1 तक यूज करेंगे। जो मर्जी कर ले आप, मतलब पॉइंट है इसके, मतलब कर सकते हैं सर इसके स्टैंडर्ड अलावा। रेंज में लाना है। हाँ हाँ, जो मर्जी करें आप। ओके 0 से 1 के दरमियान आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप मे बी 1 से 10 के दरमियान कर लें, 1 से 100 के दरमियान कर लें। बात ये है कि फिर सारे के सारे ही 1 से 100 के दरमियान हो जाए ना। यस सर, सबको फिर रेंज कर मिला। ठीक है, तो कोई ऐसा फीचर ना हो जो दूसरे के मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज कैरी कर रहा हो। तो इससे क्या है कि जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी पॉइंट्स में है, पीएच वैल्यू लिखी है फॉर एग्जांपल, तो पीएच वैल्यू तो होती है वो छोटी छोटी रेंजेस में, तो पीएच वैल्यू को अगर बढ़ाना है हमने तो वो फिर उसके हिसाब से वैल्यूज बढ़ाने के लिए भी सर यूज करते हैं। बिल्कुल वैल्यूज, छोटी वैल्यूज को जो बड़ी फ्रैक्शनल और बड़ी छोटी छोटी डेसिमल पॉइंट्स में उनको बढ़ा के 0 और 1 के दरमियान करना, वो भी एक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़ी वैल्यूज को छोटा करना है, जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल वैल्यूज हैं उनको भी मुनासिब करने के लिए ये चीज इस्तेमाल हो जाती है। क्या हुआ?
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बच्चों। ओके, तो ये पूरी एक समझे कि ये पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमने डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। ये सारी पाइपलाइन समझ आ गई आपको? यस सर। कि पहले Yes, नंबर sir. पे हमने लाइब्रेरीज सर इंपोर्ट करनी है, स्पाइडर डाटा के सेट लोड साथ करना है। साथ अब हम इस सारी चीज को नीचे जो कोड क्वेश्चन है लिखा सर, हुआ है स्पाइडर इसकी मदद से समझ का ऑप्शन भी दे रहा है सर, वो भी डाउनलोड कर लें। क्या? सर स्पाइडर के साथ एक काइटी का ऑप्शन भी दे रहा है सर, वो भी डाउनलोड कर लें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। KIT का अच्छी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा आपका स्पाइडर जो है ना इसके साथ। देख लें, करना है तो कर लें। अभी हम तो सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं, तो मुनासिब मिनिमम चीज के ऊपर आप चलें। और ओके ओके ओके। अच्छा, लाइब्रेरीज में ये पाइथन की 3 मशहूर लाइब्रेरीज हैं। एक नमपाई है, एक मैटप्लॉटलिब है और एक पांडास है। ये कुछ बच्चों ने शायद इन पे ऑलरेडी काम किया हो। तो नमपाई जो है वो इट सपोर्ट्स लार्ज एरेज एंड मैट्रिसेस। जो एरेज और मैट्रिसेस की फॉर्म में हम चीजों को अमूमन रख रहे होते हैं। ये जो एक्सेल की शीट से हम चीजें उठाते हैं, इससे अगर एक रो को एक इंस्टेंस मान लें तो वो क्या बन जाएगा, एक एरे या एक मैट्रिक्स या एक वेक्टर उसे कहना शुरू कर देंगे हम। और पूरे के पूरे सारे इंस्टेंसेस को आप उठा लेते हैं तो वो उसको भी आप एरे या मैट्रिक्स या वेक्टर्स, मल्टीपल वेक्टर्स की फॉर्म में एंटिसिपेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन और ग्राफ्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, मैटप्लॉटलिब। और इसकी कुछ कई आगे फिर फर्दर फंक्शंस और लाइब्रेरीज इसके अंदर फर्दर हैं। और पांडास जो है वो डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज होने वाली लाइब्रेरीज जो है वो पांडास में। फॉर एग्जांपल अब जब हमने रीड करना है CSV को तो हम पांडास की लाइब्रेरीज के थ्रू ही करते हैं। ये एलियासेस हैं, एज जो हम लिखते हैं एज NP, बार बार नमपाई लिखने की बजाय NP को हम एलियासेस का मान लेते हैं कि अब हम जिस तरह वेरिएबल नहीं हम बना लेते हैं इंटीजर x, तो x को फिर यूज करते हैं। तो खैर ये एलियस जो है ये इसी का एक नाम है छोटा। अब ये matplotlib.pyplot इतना पूरा सारा लिखने की बजाय PLT हमने लिख दिया। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसको आप आगे इस्तेमाल करेंगे। पांडास को PD लिख दिया है तो PD इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब हम अपना स्टेप नंबर 1 देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 है क्या। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने डाटा सेट इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले सवाल ये है कि डाटा सेट है कहाँ पे, उसको कहीं से डाउनलोड तो करें। ठीक हो गया? तो डाउनलोड करने के लिए पहली चीज ये है कि आप डाटा सेट को डाउनलोड करें, कहीं से ढूंढें कोई अच्छा डाटा सेट और फिर उसको डाउनलोड करें। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सर वो हम कहाँ से ढूंढेंगे? कैगल जो है, जी वही बताने लगा हूँ, वही चीज ही हम डिस्कस करने लगे। आप क्या करेंगे, kaggle.com, ये एक ऐसी लोगों ने पोर्टल एक्सपोज कर दिया है जिसके अंदर क्या है, डाटा सेट से डाटा सेट पड़े हैं। इस पे आप अपना लॉगिन बना लें,
फ्री है, हर बंदा अपना लॉगिन बना सकता है। मैंने भी बनाया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। मैंने kaggle.com खोला है तो उसने मुझे लॉगिन कर दिया है, पासवर्ड सेव था। तो उसके अंदर से मैं यहाँ पे सर्चेस कर सकता हूँ डिफरेंट डाटा सेट्स। फॉर एग्जांपल मैं डाटा सेट सर्च करता हूँ इस चीज का, ये मैंने अभी 2-3 सर्चेस लगाई हैं। ये स्टूडेंट ग्रेडिंग मैं देख रहा था, तो स्टूडेंट की ग्रेडिंग के ये डाटा सेट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं मुझे। ये 3 years ago तनोमी दास ने ये पब्लिश किया हुआ है। इसी के अंदर वो ग्रेडिंग के कीवर्ड से चूंकि ढूंढ रहा है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी ग्रेडिंग गाइड ये भी बीच में ही आ गया है। तो ये ऑब्वियसली ये स्टूडेंट ग्रेडिंग के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कीवर्ड से मैच कर रहा है, तो इस तरह के वो कैंसर वगैरह कुछ मेडिकल साइंसेस के भी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डाटा सेट्स भी वो देना शुरू हो गए। तो ये इस तरह से आप इसके अंदर से कोई भी आप ई लर्निंग स्टूडेंट रिएक्शन है फॉर एग्जांपल, इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये इस डाटा सेट को हमारे सामने ले आएगा। अब ये कितने, इसका साइज क्या है 2 KB, ठीक है, और यूजेबिलिटी 9.4 इसकी रेटिंग आ रही है। इसको आप फिर क्या कर लें, ऑनलाइन क्लासरूम data.csv इसको आप डाउनलोड कर लें। कुछ छोटा सा उसका जो ये है एक्सर्प्ट, वो यहाँ पे ये शो भी कर रहा है, ठीक है। ये कुछ रोज उसकी शो कर रहा है कि टोटल पोस्ट, हेल्पफुल पोस्ट, नाइस कोड पोस्ट, ये जो भी इसके अंदर इन्होंने इंस्टेंसेस दिए हुए हैं वो सारे के सारे, और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उन एट्रीब्यूट्स की कुछ ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हर एक एट्रीब्यूट के साथ, और उसकी जो ओवरऑल डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस चीज को, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो ये है ही 0 और 1, तो या ये 1 होगा या ये 0 होगा। इसके अंदर कुछ मल्टीपल वैल्यूज हैं, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी हैं और कुछ वैल्यूज बहुत छोटी हैं। ये सारे के सारे इंस्टेंसेस आप देख रहे हैं। ये वाला आप जो कॉलम है रो काउंट, इसके तो खैर ये कोई खास सेंस नहीं बनता, ये तो वैसे ही हमारे पास सीरियल नंबर टाइप चीज है। तो ये बाकी के जो सारे के सारे इंस्टेंसेस हैं, ये जो कॉलम्स हैं, इनकी हमें इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। ये आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और अगर हम कोई देखें फॉर एग्जांपल मूवी रेटिंग, तो मूवी रेटिंग प्रेडिक्शन, मूवी ट्वीटिंग, सर मैच की चॉकलेट बार की रेटिंग भी आ गई है बीच में, मैच ठीक है, प्रेडिक्शंस भी हो सकती वीडियो गेम्स और सेल्स की रेटिंग। तो इसमें काफी सारी इस तरह की रेटिंग्स हैं, वो रेटिंग्स वाली चीजें, ये नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रेडिक्ट, ये IMDb जो है ये सबसे ज्यादा मशहूर डाटा सेट है, 82 MB का है, और देखें इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। 82 MB टेक्स्ट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। इसको देखें अब, ये कितना है 369 GB। KB, 369 KB, और ये क्या है, 82 MB। और टेक्स्ट में 82 MB का मतलब आप समझते हैं, यस, वेरी ह्यूज डाटा। 683 MB। तो ये IMDb के ऊपर आप रिसर्च पेपर से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे जो रिसर्च पेपर हैं उन्होंने IMDb के ऊपर अपनी इवैल्यूएशन की होती है। तो अभी थोड़ा सा एक सवाल इसने फारूक ने पूछा भी था, सर कितनी एक्यूरेसी, यस कितनी एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट होती है, और दूसरी बात होती है कि किस डाटा सेट के ऊपर आपने वो यस, एक्यूरेसी डाटा लेके सेट आए हैं। इंपॉर्टेंट होता है सर। छोटे डाटा सेट ठीक पर है, 100% एक्यूरेसी हो जाएगी। एम सा डाटा सेट आप ले लें 150-200 इंस्टेंसेस का, और उसके ऊपर आपके वो तकरीबन सारे ही ठीक हो जाएं। जैसे यस, 1000 इंस्टेंसेस का, और उसमें आपके सारे के सारे लेकिन सर ठीक उसको आ हम रहे हैं। फिर रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय नहीं कर सकते उसकी एप्लीकेशन हाँ, को। तो ये आप चीज वो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक मॉडल जो है, जब उसको बड़े लार्ज डाटा के ऊपर हम वैल्यूएट करते हैं और वो फिर इसका अच्छी परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन देता है, यानी कि बेस लाइन को बीट करता है, जो उस वक्त की बेस लाइन है उसको बीट करता है और अच्छी प्रिडिक्शन देता है, और बहुत ही बड़े डाटा सेट के ऊपर उसको हमने एवेल्युएट किया होता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये ठीक मॉडल है। और ये उम्मीद है अच्छा कि मॉडल बाकी है। जो जनरल
क्वेरीज आएंगी या जनरल इंस्टेंसेस इसके सामने आएंगे अदर देन व्हाट वी हैव टेस्टेड, तो होपफुली उन पे भी अच्छा ही काम करेगा। तो ये डाटा सेट डाउनलोड करने का आपको समझ आ गया? यस सर, इसके अंदर फिर काफी डाउनलोड सारे करके ये दिखा फिल्टर्स, दें सर। ये डाउनलोड किया तो था, अभी एक उसको चेक भी कर लेते हैं। ओके सर। बस वो उसके उस पे आपने क्लिक करना है जो फाइल थी और ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने पूरा का पूरा वो कोड भी दे दिया आपको इस Yes. सारे डाटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलम्स कौन से हैं और उनमें से कौन से यूज करने हैं, कौन से ड्रॉप करने हैं। तो सर ये डाउनलोड कैसे होगा? ये यहाँ से ये नजर आ रहा है? यस सर। बस ये डाउनलोड हो गया। शो इन फोल्डर करें, ठीक है। बाकी चीजें फिर आप इसमें से देखते रहिएगा, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ये होंगे और ये उनके वो अक्सर औकात इन्होंने ये सारा का सारा दिया होता है कि ये हम क्या इसके वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना कंटेन्स आइटम्स मूवी दैट आर रेटेड इन ट्वीट्स टुगेदर विद दिस एंड दिस, और ये कुछ इसके अंदर है। और कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल द प्रीव्यू इज ट्रंकेटेड ड्यू टू द लार्ज फाइल साइज, तो वो प्रीव्यू में हमें थोड़े से 10-20 रिकॉर्ड्स वो शो कर देते हैं, ये जिस तरह से टॉप 100 रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं। अभी ये ट्रंकेटेड है, इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल ये मूवीज के हवाले से इसने लिख दिया है कि ये शॉर्ट मूवी है, डॉक्यूमेंट्री टाइप की है, जनरल जो इसकी है वो डॉक्यूमेंट्री है। 1894 ये पता नहीं इसका वो क्या नंबर है, कोई से आईडी है, और एडिसन काइनेटोस्कोप रिकॉर्ड ऑफ अ स्नीज, और ये कोई फ्रेंच की है। ये द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, ये भी डॉक्यूमेंट्री है। ये शॉर्ट मूवी है और हॉरर है। ये कॉमेडी और फैंटेसी है, साई-फाई, इस तरह से इसको मतलब ये मल्टीपल जॉनरे में ये मैप हो सकती है ये वाली मूवी, ठीक है। ला वॉयज डाल लूनी, इसका वो चांद की तरफ सफर टाइप कोई नाम इसका लग रहा है फ्रेंच में। तो इस तरह से डिफरेंट इंस्टेंसेस आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। यस और ये इसके इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को स्कोप रेजोल्यूशन। ये CSV है। नो सर। क्या है ये? स्कोप रेजोल्यूशन होता है सर नॉर्मल। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन इस चीज को डाटा जो रॉ डाटा है उसकी फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, डीलिमिटर। क्या कहते हैं? डिलिमिटर। डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या होता है कि जो एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से डिफरेंशिएट कर रहा हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि कॉमा जो है वो नामों में भी आ सकता है ना। किसी मूवी के नाम में कॉमा आ जाए या कोई टेक्स्ट वाली चीज है तो उसके नाम में कॉमा आ जाए तो फिर क्या होगा, वो उसका नाम ही तोड़ के दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स में डाल देगा, है ना। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं अपॉस्ट्रोफी को रख लें, तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा भी ये देखें आप नामों में आ रहा है। ये इसका देखें, ये नाम में कॉमा आ रहा है ना यहाँ पे, हिज मैजेस्टी के बाद। यस सर। अगर आप कॉमा सेपरेटेड इसको रखते तो ये हिज मैजेस्टी एक एट्रीब्यूट कर देना था और द स्केयरक्रो ऑफ ओजी ये दूसरे एट्रीब्यूट में कर देना था, जबकि ये पूरे का पूरा एक एट्रीब्यूट ही होना चाहिए यहाँ तक।
तो ये अमूमन ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में ही नजर आना है, खैर से इसको प्रोग्रामर ही कह Yes, सकता है कि yes, स्कोप okay. रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, भला आम बंदा कहेगा Yes, कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। T-Eliminator, okay, हैं? sir. अभी ये अपनी क्लास में से पूछ ले, 22 बंदों में से 18 ने कहना है कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, 4 मेरी तरह के बंदे बैठे होंगे जिनको यही नहीं पता कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, Okay, 3 sir. साल 3.5 साल पढ़ने के बावजूद भी। तो ये है सारी साइंस इसकी। तो डाटा सेट डाउनलोड करना इज फर्स्ट थिंग, और डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, पाइथन को ज्वाइन देंगे। क्या करेंगे, पाइथन को ज्वाइन देंगे कि वो क्या कहती है, वो कहती है डाटा सेट इज इक्वल टू pd.read_csv। चलो इस वक्त जो है सारे का सारा, इसको अगर मैं कंपाइल कर लूं तो नजर भी आ जाएगा। ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये बड़े आराम से ये मैंने अभी कंपाइल किया है। तो इसके अंदर बेसिकली पाइथन में हम इस तरह से भी आराम से भी चल लेते हैं कि इतना पोर्शन आपने, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसको हम इतना कोड इकट्ठा करके और इसको हम कंपाइल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, डाटा सेट इज इक्वल टू पीडी पांडास। मैंने आपको कहा कि पांडास डाटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, तो रीड अंडरस्कोर CSV इसका फंक्शन है, इसको चलाया, इसको रीड कर लिया। जैसे ही ये रीड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डाटा सेट वाला जो है ये डाटा फ्रेम टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर ये लोड हो गया। इसके अंदर 4 कॉलम्स और 10 रोज हैं, ठीक है। एक छोटा सा मिनी सा डाटा सेट हमने लोड कर लिया। इसको अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें डाटा दिखा भी देगा। ये जिस तरह आप वॉच लगाते हैं ना इतनी मेहनत करके, प्रोग्रामिंग में डीबगिंग करते हैं आप, Yes, sir. डीबग करते हुए हम क्या करते हैं कि हम वॉच लगाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स इस वक्त इंस्टेंशिएट हुए हैं और मेमोरी में अवेलेबल हैं और उनके अंदर क्या वैल्यूज हैं, ये देखते हैं हम सारा कुछ या नहीं। तो बिल्कुल Yes, उसी तरह से कोई ये error आ जो रहा हो तो पता लग जाता है। स्पाइडर है, ये आपके जो जो वेरिएबल्स अभी जो कोड अभी तक हमने लिखा है, इस कोड के अंदर ये डाटा सेट एक्स और वाई, ये 3 वेरिएबल्स जो हैं ये अभी तक हमने बनाए हैं। तो ये इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं और इनको जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे वैसे ये हमें बता भी देगा क्या है। तो अभी हमने डाटा सेट देख लिया। तो डाटा सेट अगर आप देखें तो इसमें क्या नजर आ रहा है हमें, कंट्री फ्रांस है, एज के लिए एक नंबर दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है और फिर परचेज यस और नो है। तो ये कोई चीज है जो कि परचेज करनी है किसी बंदे ने या नहीं। तो अगर वो फ्रांस में है, 44 साल उसकी एज है और 72,000 से डॉलर्स या यूरोस जो जिस भी फॉर्म में उसकी वो है सैलरी, तो वो बंदा ये हमारी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स या वाई या नहीं, ये लास्ट कॉलम ये है। तो हमने अब ये देखना है इन 3 कॉलम्स को की बुनियाद पे चौथा कॉलम हमने प्रिडिक्ट सर करना है। मिसिंग वैल्यूज भी हैं सर इसमें। जी, ये NaN जो है ये आपको नजर आ Yes, रहा है sir. कि ये मिसिंग वैल्यूज हैं। इन मिसिंग वैल्यूज का क्या करना चाहिए, अब ये हमें नजर आ गया ना ये मिसिंग वैल्यूज हैं, तो इनको कैसे Yes, sir. कॉलम के हिसाब से, ये अब देखो एज का कॉलम है, तो एज के कॉलम में अगर यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर दूं तो वो आ जाए 15,321 है, वर्कम की एज निकलनी है इतनी बड़ी, और तो किसी की नहीं निकलती, ठीक है। और यहाँ पे हम सैलरी की बात करें, तो शाहिद सुहेल की निकलनी है को 15 करोड़ सैलरी, बाकी सारे तो बेचारे यही कोई 72,000 ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बाकी सारे तो बेचारे हमारी तरह के ही है ना। कोई कोई बंदा होता है जो बहुत ज्यादा सैलरीज Yes, ड्रॉ sir. कर रहा है। एनीवे इनको इन कॉलम्स के हिसाब से मीनिंगफुल वैल्यूज देना इज अगेन इन आवर कंट्रोल, सो दैट इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इन रोज को ही डिस्कार्ड कर दो, So, व्हिच अगेन इज नॉट अ वाइज थिंग। सर हो मेन सकता निकाल है के भी हम दे सकते हैं, कि कोई रेंज से दे के जो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो बड़े यूजफुल हों। जी सर मेन निकाल के दे सकते हैं कोई वैल्यू हम इसको
इसके रेंज के साथ तो आगे चलते हैं, मीन की बात करते हैं। बिल्कुल, मीन इज वन पॉसिबिलिटी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया, पाइथन को दुआएं दी हैं आपने, वो लोग अभी तक सर ये जावा में जो काम कर रहे थे। सर जी, डाटा हमने जो data.csv है ये हमने कहाँ पे सेव किया हुआ है, लाइक डेस्कटॉप पे कहीं भी ये सेव उसी करके हम फोल्डर में उसको आपने, जिस फोल्डर में ये आपने .python फाइल सेव की हुई है ना, उसी फोल्डर में ही आप इस फाइल को भी, डाटा वाली फाइल को भी डाल देंगे तो ये बस सेट हो जाएगा। वर्किंग, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होनी चाहिए। ठीक हो गया? गुड क्वेश्चन। तो इधर हम कमेंट भी डाल देते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस put the data file in the same folder as of .py file। ठीक हो गया? या py फाइल उसमें रख लें या डाटा फाइल उसमें रख लें तो सुकून हो जाएगा। क्लियर? इससे ये हो जाता है कि वो किसी किस्म का वो पाथ शाथ और ये वो देने की जरूरत नहीं रहती। इसको आप उठाएंगे, पूरी डायरेक्टरी को उठा के कहीं और किसी और कंप्यूटर पे ले जाके चलाएंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप वो एब्सोल्यूट पाथ या देने की कोशिश करते हैं C:\, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाके कॉपी करेंगे तो वो कोड नहीं चलेगा। तो सबसे सीमलेस और आसान प्रैक्टिस क्या है, आप उसी में रखें। अच्छा, ये अब आगे हमने अब क्या करना है, वेरिएबल x के अंदर हमने लोड कर लिया काफी कुछ। देखें क्या कुछ लोड किया। कह रहे हैं x एक ऑब्जेक्ट है और हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते, तो फिर हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, ये कंसोल नजर आ रही है? यस सर। कंसोल, कंसोल के ऊपर जाके लिखें x और एंटर मारें, तो ये इसकी टाइप है ऑब्जेक्ट। डाटा फ्रेम टाइप का उसने जो डाटा टाइप डाटा फ्रेम थी वो तो उसने दिखा दिया मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके, लेकिन ऑब्जेक्ट वाली चीज को यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो हम उसे जिद नहीं करते कि हमें कुछ दिखाओ तुम, हम यहाँ पे जाके कंसोल पे जाके वेरिएबल को लिखें। ये भी केस सेंसिटिव ही होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल x मैंने लिखा है तो उसने कहा है कि इट इज नॉट डिफाइंड, कैपिटल X लिखा है तो उसने प्रिंट कर दिया। कुछ भी नहीं, प्रिंट भी नहीं लिखा, बस वेरिएबल का नाम लिखा है और एंटर प्रेस कर दिया, उसने मुझे दिखा दिया कि इस वेरिएबल में क्या है। क्लियर? ये कितने इंस्टेंसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो हमने डाटा सेट के अंदर। अच्छा, अब ये जो चीज है ये समझने वाली है कि ये क्या है। ये जो दो कॉलम्स हैं, ये भी मैंने इसके नीचे लिख दिया है कि iLog के अंदर दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो किसके लिए है? रो के लिए। रो के लिए। सेकंड कॉलम किसके लिए है? ऑब्वियसली कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो कितने कॉलम्स और कितनी रोज? हमने उसे कहा है अगर कॉलम के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका क्या मतलब? ऑल रोज। ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दिया -1। -1 का मतलब है कि लास्ट कॉलम छोड़ दो। -1 का क्या मतलब है? लास्ट कॉलम छोड़ दो। ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कह देता से 1 2, अभी इसको चला के देखें, कंट्रोल और एंटर प्रेस करें तो ये चल जाता है। अगेन x को अगर हम अब यहाँ पे जाके देखें तो इसने क्या किया है? 1 और 2 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पहली रो ली है। अच्छा, ये जो 2 है ये इससे लेस देन, इसका मतलब ये है कि फॉर i इज इक्वल टू 1 i लेस देन 2, ये वाली रोज उठा लो। लेस देन, अगर मैं इसको 3 करता हूं तो ये पहली और दूसरी रो उठा लेगा। तो सर 1 और 2। ठीक है, अभी चलाएं इसको। अब जब मैं इधर x जाके लिखता हूं कंसोल में, अब ये देखो पहली और दूसरी रो है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूं 1:7,
तो कितनी रोज उठाएगा, कितनी उठाएगा? 6 सर, 6 पहली 6, ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। यानी कि 7 जो है इस नंबर से कम तक उसने रहना है। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। इस पोर्शन की समझ आ गई है। और यहाँ पे भी आप ये कॉलम के दोनों साइडों पे जो कॉलम वाइज भी अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं कि इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक चलना है, तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं रेंज। सर एक दफा दोबारा यहाँ बताइए। पे -1 का मतलब जो है वो क्या है जी? सर एक दफा दोबारा बताइए, जो आपने पहले चेंज करके किया था 1 कॉलम्स जो ये भी देखो किया ना, था, अगर मैं दोबारा एक कहता दफा हूँ 1 से बताएं। लेके 6 कर देता हूँ, तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब है ये जो है ये वाला पोर्शन रोज के लिए, ये कॉमा के बाद जो पोर्शन है ये किसके लिए? कॉलम्स के लिए, ठीक है। -1 का मतलब है लास्ट कॉलम छोड़ दो। अभी मैं इस -1 को भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। -1 को खत्म किया, इसका मतलब है कि तमाम कॉलम्स उठा लो और रोज पहले से लेके 5वें तक उठानी है, छठा नहीं है, ठीक है। लेस देन वाली चीज। अब ये देखो, ये इसने उठा लिया सारा डाटा, कंट्रोल एंटर किया और अब मैं एक्स को प्रिंट करता हूं। अब ये देखो यस नो वाला भी आ रहा है ऊपर। ये इसमें यस नो था, नो सर। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 लिखा हुआ था, ठीक है। -1 लिखा था, इसका मतलब लास्ट कॉलम छोड़ दो। 1 to 6 का मतलब है कि पहली 5 रोज। तो अब यहाँ पे मैंने -1 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है सारे कॉलम्स और पहली 5 रोज। तो अब जो एक्स मेरा लेटेस्ट एक्स है वो ये नजर आ रहा है 10 27 48,000 और फिर आगे यस भी नजर आ रहा है, यस नो यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बात समझ आ गई सबको? लेकिन हमने क्या यस करना होता है कि हमने से लास्ट कॉलम नहीं उठाना, तो फिर उस सूरत में हम क्या कर देते हैं -1 और सारे के सारी रोज उठानी है, ये हमारा कोड बन जाएगा। सर कंपलसरी है कि हमने हमेशा -1 ही लगाना है, लाइक हमेशा लास्ट कॉलम नहीं उठानी? स्टैंडर्ड तरीकाकार ये है कि आखिरी कॉलम जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज होती है? क्लास एट्रीब्यूट। क्लास लेबल्स। यस सर। तो यस और नो का मतलब यहाँ पे ये है कि उसने कोई चीज परचेज की तो यस है, नहीं की तो नो है। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम आखिरी कॉलम को अगर नहीं उठाएंगे तो वो हमारा जो पूरा वो जो ट्रेनिंग सेट है या टेस्ट सेट है उसके अंदर से जो डिसीजन वाली चीज है कि जो 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 क्लास लेबल है वो हमने उसको सेपरेट कर दिया है और एक्चुअल डाटा को सेपरेट कर दिया, ये उसका मकसद है। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम यही काम करेंगे। लेकिन आपको ऑब्वियसली इस वक्त इतनी तफसील में जाके समझाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे काम करना है। ये इन 2 कॉलम्स का मतलब क्या है, बस ये आपको समझ आना चाहिए। पहला किसके लिए है? रोज के लिए। दूसरा किसके लिए? कॉलम्स के लिए। तो ये आई लॉक का एक है हमारे पास से एक काइंड ऑफ मेथड। इसके जो ये ऑपरेटर कह लें और इसके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो पैरामीटराइजेशन मैं करूंगा उस हिसाब से वैल्यूज उठा के मुझे एक्स वेरिएबल में दे देगा। तो बजाय इसके कि मैं लूप लगाऊं और इतना लंबा चौड़ा कोड लिखूं, तो अगेन पाइथन ने हमारी जिंदगी 2 कॉलम्स कॉमा सेपरेटेड 2 कॉलम्स देके पूछ लिया हमसे कि कितनी कौन कौन सी रोज उठानी है और कौन कौन से कॉलम्स उठाने हैं, ठीक है। आखिरी कॉलम यस वाली भी सर। बात समझ आ गई कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है। अभी हम इस सारी चीज को ना, ये जब प्री प्रोसेसिंग का हमारा लेक्चर खत्म होता है वो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो चीज है ये -1 का मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड यही होगा, क्योंकि आप जितने भी डाटा सेट्स डाउनलोड करेंगे, अभी जिस तरह हमने ये डाटा सेट देखा था, ठीक है, तो इसके अंदर से अगर हमने वो मूवी की जनरल प्रेडिक्शन करनी है या किस तरह की चीज करनी है तो वो आखिरी कॉलम, अमूमन आखिरी कॉलम में वो चीजें वही होती है जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज क्या है? वाई के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि तमाम की तमाम क्या करो, रोज उठा लो और ये जो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3,
ये भी जिस तरह C++ और दीगर लैंग्वेजेस है उसमें 0 से सारा कुछ स्टार्ट होता है ना, तो 0 से स्टार्ट होने वाले खाते में आप उठाएंगे तो ये देखो इसमें इतने सारे के सारे वो थर्ड कॉलम उठा लिया। अगर मैं इस डाटा सेट को दोबारा खोलूं तो ये कंट्री 0 है, एज 1 है, सैलरी 2 है और परचेज क्या है 3। ये क्या है 3। तो 0 1 2 को छोड़ दो और कॉलम नंबर 3 को उठा लो और रोज मैंने क्या है सारी रोज पे मैंने सिर्फ कोलन लिखा है, कुछ भी उसके इर्द गिर्द नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑल रोज। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इस कॉलम का क्या मतलब है, पहले नंबर पे क्या आती है रोज, सारी रोज। सारी रोज। और इसका क्या मतलब, इसमें मैंने कॉलम के इस साइड पे और कॉलम इस साइड पे कॉलम गायब भी कर दिया। मैंने सिर्फ एक ही चीज उठानी है ना, कॉलम का मतलब है कि इससे स्टार्ट होके इस तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही उठानी थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया 3। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो मतलब कॉलम नंबर 3 उठानी है से 3:4। हाँ, अब क्या होगा, तो 3 से 4 3 कॉलम आ जाएगा। 3 ही होगा। ठीक है, इस तरह लिखने से भी वही 4 इम्पैक्ट से आ लेस रहा है देन होगा। क्योंकि लेस देन 4 उसने करना है, तो इसका मतलब है 3 लेस देन 4। अब भी इफेक्टिवली एक ही बात है। तो ये जरा सादे तरीके से मैंने इसको उठा लिया। ये -1 थोड़ी सी डिफरेंट बात है कि इसको माइनस कर दो, ये वाला कॉलम ना उठाओ, वो जो नहीं उठाना वो एंड पे देना, कॉलम के बाद देना, पहले नहीं देना। क्लियर? तो अब Yes. ये काम करने से हुआ क्या कि अब आप अगर x को और y को देखते हैं तो x, ये जरा मैं इसको दोबारा x को ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आऊं, तो अब जो x है इस वक्त इसके अंदर मेरे पास एक्चुअल डाटा विदाउट क्लास लेबल मौजूद है। ठीक है, 10 के 10 इंस्टेंसेस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उनका क्लास लेबल मैंने नहीं उठाया। इसका मतलब है कि इस डाटा सेट के अंदर से इसको अगर मैं ट्रेनिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और y के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, y में मुझे हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग पता है कि 0th रो के कॉरेस्पॉन्डिंग 0th वैल्यू होगी, फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू होगी और 10th रो के कॉरेस्पॉन्डिंग या आखिरी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग आखिरी वैल्यू होगी। ठीक हो गया, तो इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया। मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे हैंडल करेंगे, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए ये साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी है, अगेन उसका प्री प्रोसेसिंग के अंदर से हमने इंप्यूटर की क्लास इंपोर्ट कर ली है। क्या कर लिया, इंप्यूटर की क्लास। तो इंप्यूटर की क्लास का फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ये यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान में रख लें कि हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के अंदर इंप्यूटर की क्लास का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जो कि क्या करेगा, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने में मदद देगा। इंप्यूटर का जो से ये कंस्ट्रक्टर है, कंट्रोल और आई आप प्रेस करेंगे ना किसी भी मेथड पे जाके, तो वो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी शुरू कर देता है, हेल्प शो करता है। ठीक है, तो इस वक्त ये कुछ लोड करने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप कंट्रोल आई करेंगे तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। अदरवाइज भी आप अगर से गूगल से जाके देखेंगे तो वो आपको कंप्यूटर का ये बता देगा। यहाँ पे हमारे डाटा सेट में अगर हम वेरिएबल एक्सप्लोरर में दोबारा जाएं तो ये नॉट अ नंबर की फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इन नॉट अ नंबर वाली चीजों को हमने हैंडल करना है, तो फिर हम यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को क्या देंगे, नॉट अ नंबर। स्ट्रेटजी और मीन, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। तो मिसिंग वैल्यू हमारे केस में नॉट अ नंबर है। स्ट्रेटजीज इसकी मल्टीपल हो सकती हैं, जिसकी तरफ हमें फरूख ने इशारा किया डाटा माइनिंग पड़ा होने की वजह से, कि अब बात यह है कि मैंने इस वैल्यू को रखना है कि क्या वैल्यू यहाँ पे हो। तो एक अच्छी पॉसिबल इसके यानी कि मीन, मीडियन और मोड याद है स्टैट वाले? Yes. यस सर। मीन क्या होता है, एवरेज। सारों को जमा करो, डिवाइड कर दो,
टोटल नंबर्स पे, वो एवरेज आ जाती है। मीडियन क्या होता है, सॉर्ट करो और दरमियान वाली वैल्यू दरम्यान ले वाली। लो। सर मोड क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू होती है जो मोस्ट मोस्टली फ्रीक्वेंट आ वाली। रही हो। मोड क्या होता है, वो मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग वैल्यू होती है, वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन कंट्रीज के अंदर से कोई मिसिंग वैल्यू लेनी हो ना, तो मैं मोड ले लूंगा। समझ आ रही है? कंट्री का मीन या मीडियन निकालने का तो कोई तुक नहीं बनता। 3 कंट्रीज या मीडियन निकालेंगे दरमियान, अल्फाबेटिकली जो दरमियान में है उसका नंबर लग जाएगा, है ना? यस समझ आ रही है? तो फिर उसमें हम क्या कर लेते हैं, इस तरह की चीज, जबकि वो वैल्यूज कम हो और बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हो, तो फिर हम मोड का सहारा लेते हैं। रूल ये है, ये बात जिसने डाटा माइनिंग नहीं पढ़ी उसके लिए क्विक रिकैप क्या है कि मोड कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब वैल्यूज बहुत कम है और बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली फिर वो उतनी रिपीट होंगी। अगर 1 लाख एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर 5 कंट्रीज यूज हो रहे हैं, तो वो कंट्रीज बहुत ज्यादा दफा आएंगे, उन्हीं कंट्रीज नहीं आना ना, 5 कंट्रीज है। तो फिर उस केस में अगर किसी को इसी जगह पे कंट्री मिसिंग है, तो आप मोड से उसे सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक हो गया? अब ये जो एज है इसके लिए हम मीन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक हो गया? मीन आप ले लेंगे तो वो इन सारों की एवरेज आ जाएगी, कोई किसी की उम्र कम है तो किसी की ज्यादा है। अब ये देखो कि यहाँ पे कोई एक खास रेंज ही चल रही है, एक खास रेंज, मिनिमम 27 है और मैक्सिमम कितना है, 50 50। ठीक है, तो ये 27 साल से लेके 50 साल तक के लोगों का एक बिहेवियर हमारे सामने आ रहा है, तो इसमें एवरेज ले लेना बड़ी मुनासिब बात है। एक और सिनारियो होता है जिसके अंदर एक चीज कहते हैं हम डाटा के बिहेवियर के अंदर आउटलायर्स उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटलायर सर होता है। आउटलायर वैल्यू क्या होगी कि एक बाबा जी आ गए 102 साल 90 के, 100 years। ठीक है, तो वो वैल्यू आउटलायर कहलाएगी। सही? जब आउटलायर्स होते हैं ना, हमारा डाटा कम हो, हमारा डाटा कम हो, जिस तरह इस वक्त 10 इंस्टेंसेस हैं सिर्फ, इनमें अगर एक भी आउटलायर आता है ना, 102 साल के अंकल आ जाते हैं, एक दादा अबू, वो दादा अबू जो है वो क्या करेंगे कि इस एवरेज को हायर एंड पे ले जाएंगे। अगर हम वहां पे मीन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो मीन बड़ी वैल्यू आएगी। इस केस में कोई भी आउटलायर नहीं है। 27 से लेके 50 का मतलब है कि 23-4 ऑड वैल्यूज हैं सारी, इन्हीं के दरमियान में एवरेज ने आना है और वो जो भी इनके अंदर से इंस्टेंसेस है उसके मुताबिक निकला है। लेकिन इफ वी हैव अ वैल्यू विद 102 नंबर 102, तो वो इतने थोड़े इंस्टेंसेस में वो दैट विल ब्रिंग इट मोर क्लोजर टू 50 एज कंपेयर टू 27। तो वो चीज जो है वो खराब करती है। तो उस केस में हम फिर मीडियन ले लेते हैं। फिर मीडियन क्या होता है कि जब हम सॉर्ट करते हैं तो वो आउटलायर सॉर्टिंग में एंड पे तो चला जाता है अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन दरमियान वाला जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर उसका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता। एवरेज लेते वक्त उसका इन्फ्लुएंस नंबर की कैलकुलेशन पे हो जाता है। ये फर्क समझ आया सबको? यस सर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये बात ना समझ आई हो? इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने कब कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है। तो मोड की भी समझ आ गई, मीडियन की भी समझ आ गई और एवरेज की भी। इन दोनों सिनेरियोज में हमारे पास कुछ भी आउटलायर्स में ऐसा नहीं है, नॉर्मल रेंजेस ही हैं हमारी। तो दोनों तरफ हम एवरेज ही इस्तेमाल कर लेंगे। जी बताइए सर। मोड एक दफा मोड, ये जिस तरह ये कंट्रीज है ना बेटा, कंट्रीज इस वक्त 3 है, ठीक है। तो कंट्रीज में से जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग से, ये वाला कंट्री ना लिखा होता स्पेन, यहाँ पे 6 में मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं था, खाली था। इस खाली को अब मैंने रिप्लेस करना है किसी भी चीज से। एक तो ये है कि मैं इस रिकॉर्ड को उड़ा दूं, दूसरा ये है कि मैं इसको रिप्लेस कर लूं किसी भी चीज के, कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दूं। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो फ्रांस के कितने इंस्टेंसेस हैं? 1 2 3 और 4। 4 फ्रांस के हैं। जर्मनी के कितने हैं? 1 2 और 3। और स्पेन के कितने हैं? 3। तो इसका मतलब फ्रांस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो यहाँ पे फ्रांस लिख दो। समझ में आ गई? यस सर। ये मोड का कॉन्सेप्ट है। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास इंस्टेंसेस काफी ज्यादा हों और
वैल्यूज, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, रिकॉर्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनकी पॉसिबल वैल्यूज को 4-5 ही हैं, 10 हैं, तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रही होंगी। उन रिपीट की इसकी एवरेज निकाल सकते हैं आप? फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की एवरेज निकाले तो क्या निकलेगा? तो इसकी एवरेज कैसे निकाल की सकते हैं? मतलब निकलेगी ही नहीं ना, यस है ना? सर। एवरेज तो वैसे ही रूल आउट हो गई। अच्छा, मीडियन और मोड का मैच रह गया पीछे। मीडियन क्या करेगा? मीडियन कहेगा कि अच्छा इनको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करते हुए दरमियान में कौन सी चीज आ रही है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक चीज सॉर्टेड है, उसमें से दरमियान वाली चीज को उठाना, वो दरमियान वाला हो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी अगर दरमियान में आ गया तो वेटिकन सिटी तो बेचारा बिल्कुल ही, उसके अंदर इतनी आबादी नहीं होनी। अगर मेरे पास 50 लाख का डाटा है तो वेटिकन सिटी की तो आबादी सारी 10,000 है, उसको मैं अगर उठा के और उसको इतनी वैल्यू दे दूं तो वो तो बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू होती है ऑल अक्रॉस द डाटा इस एक गिवन कॉलम में, मोड के लिए हम उसको फिर मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई सारी बात? यस तो सर। ये हमारी, आप समझे कि डाटा माइनिंग की जो बेसिक बातें हैं वो भी हम इस तरीके से उनकी हाई लेवल इंट्यूशन समझते आसानी से डिस्कस करते जा रहे हैं। जो लोग, जिन बच्चों का कंसर्न था कि हमने डाटा माइनिंग नहीं पढ़ी हुई तो हमारा कोई बड़ा हर्ज-मर्ज ना हो जाए, तो ये अब आपको समझ आ गई हैं सारी बातें? यस सर। गुड। सर यहाँ अब पे ये हम मीन ले रहे हैं। हम यहाँ पे मीन ले रहे हैं, वो दोनों वैल्यूज में कोई आउटलायर नहीं है और थोड़ी सी वैल्यूज हैं तो हम उसको मीन लेकर फिल करेंगे। अब इस इंप्यूटर के फंक्शन को समझें। इंप्यूटर के अंदर मिसिंग वैल्यूज कौन सी हैं? नॉट नंबर वाली है हमारी, इसका मतलब वो नंबर से और इस वक्त वो नंबर मिसिंग है। स्ट्रेटेजी हम कौन सी ले रहे हैं? मीन। तो मीन की जगह हमारे पास ये स्ट्रेटेजी के अंदर पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये जो मैंने इस वक्त हाईलाइट की हैं, कौन कौन सी हैं? बोले। What bigger or मीडियम मोस्ट तो ये जो मोड है, तो यहाँ पे एज पैरामीटर मोड नहीं रखा हुआ बल्कि मोस्ट फ्रीक्वेंट। इसके अंदर अगर आप मोड लिखेंगे तो इसे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? मोस्ट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंट अगर मोड लेना है तो, ठीक है, और मीडियन लेना है तो मीडियन ही लिखेंगे। इस वक्त हम मीन ले रहे हैं तो ये एक्सिस से क्या मुराद है? रोज। रोज और कॉलम। एक्सिस, sir? एक्सिस से मुराद जीरो। ये अब ये देख लें, ये नीचे लिखा हुआ मैंने सारा। एक्सिस जीरो मींस कॉलम, रोज। और नहीं, एक्सिस जीरो मींस कॉलम। जीरो दिया है तो कॉलम की एवरेज लो, और अगर वन एक्सिस में लिख दिया तो रो की एवरेज लो। इसका मतलब क्या? कि अगर मैंने जीरो लिखा है तो ये सारा डाटा एज के पूरे कॉलम की एवरेज लेनी है। अगर मैं वन लिख देता तो इसने इस तरह से एवरेज लेनी शुरू कर देनी। इस तरह एवरेज लेने का सेंस बनता है, जर्मनी 40 नॉट अ नंबर और यस की एवरेज इसमें डाल दो, क्या आएगा? वेस्ट इंडीज। सैलरी में क्या आ जाएगा? वेस्ट इंडीज। Sunday. ठीक है, चलेगा? नो Yes, सर। sir. बेचारा तो फिर prediction क्या करें? एक्सेस में बेसिकली इसकी कॉलम वाइज एवरेज लेनी चाहिए और इसकी भी कॉलम वाइज। देयर इज नो सेंस इन कैलकुलेटिंग द रो वाइज एवरेज। क्लियर? यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये हो गया। अब इस चीज को हमने क्या कर दिया कि इंप्यूटर का ऑब्जेक्ट हमने रेडी कर लिया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंप्यूटर का ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया है कि भाई आपने कॉलम वाइज एवरेज लेके मिसिंग वैल्यू को फिल करना है। इस सारी स्टेटमेंट का ये मतलब है, ये दो स्टेटमेंट्स हमारे लिए ये काम कर रही हैं। बात समझ आ गई? Yes. अब हमने इंप्यूटर को अप्लाई किया है। इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया है? इंप्यूटर को क्या किया है? अप्लाई। हमारे अगर डाटा सेट पे हम जाएं तो हमारे कॉलम, जीरो कॉलम में कोई मसला नहीं है, फर्स्ट कॉलम में प्रॉब्लम है और इसको हम एवरेज के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं। सेकंड कॉलम में भी प्रॉब्लम है और इसको भी हम एवरेज के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं। थर्ड कॉलम में कोई प्रॉब्लम
नहीं है। बात वाज़ेह हो गई, प्रॉब्लम समझ आ गया? 1/3 इसका मतलब क्या है कि हमें 0th कॉलम और 3rd कॉलम को कुछ नहीं करना, 1st और 2nd कॉलम को ऊपर इम्प्यूटर अप्लाई करना है और जो इम्प्यूटर की सेटिंग्स की हैं उनके मुताबिक मिसिंग वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में सॉल्व करके ओके कर देना है। तो ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट हो जानी चाहिए और ये भी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया है, इम्प्यूटर डॉट फिट फंक्शन है। फिट का मतलब है कि जो सेटिंग्स आपने की हैं वो अप्लाई कर दें किस पे, ऑल रोज, कौन कौन से कॉलम्स, इससे क्या पता लगता है आपको कौन से कॉलम्स, 1 और 2 सर। फर्स्ट और सेकंड। तो 0 से, रिमेंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि 0 नहीं बल्कि फर्स्ट और सेकंड इन दो कॉलम्स के ऊपर, तमाम रोज के ऊपर इसको अप्लाई करें। तमाम रोज का डाटा वो देखेगा, एवरेज लेगा। इसको भी अगर एक और भी नॉट नंबर होता तो उसको भी वो उसी तरह एवरेज से फिल कर देता। तो इस नॉट नंबर और इस नॉट नंबर को वो एवरेज से फिल कर देगा। ठीक होगी बात? आए से सर जो मिसिंग वैल्यूज को हमने ऊपर लिखा हुआ है उसका NaN लिखा हुआ है सर, वैल्यूज तो हमारी मतलब यूजर डिफाइंड है, जो इसके अपनी बिल्डिंग तो नहीं है सर। बेसिकली वो नॉट नंबर वहां पे लिखा हुआ है ना, तो वो नॉट नंबर को हम मिसिंग वैल्यू कह रहे हैं। NaN जहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह को उसने चेंज करना है ना। जो NaN नहीं लिखा हुआ उसको वो नहीं चेंज करेगा। सही, स्मॉल कैपिटल लेटर देना, वहाँ पे स्मॉल है तो कोई इशू तो नहीं होगा। हाँ, तो वो नॉट नंबर को वो कंपेयर कर रहा है बस। फॉर्मेट की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम 1 3 मीन्स वी आर टेकिंग इंडेक्स 1 and 2, अपर बाउंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, दैट इज इट शुड बी लेस देन 3। ये जो मैंने ये लिख भी दिया आपकी आसानी के लिए। अच्छा, अब हम ये चीज हमने कर दी। तो ये करने के बाद हमने x तो पुराना लोड किया हुआ है। अगर आप x को देखें तो x के अंदर नॉट अ नंबर और नॉट अ नंबर अभी भी आ रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद होना क्या चाहिए कि जो x में वैल्यूज हमने की हुई थी उनको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए इस इंप्यूटर के मुताबिक, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, इंप्यूटर ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो उसके ऊपर अप्लाई करके x के अंदर डाल दो। तो अब आप अगर x को देखें तो ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, एवरेज वाली। यस सर। तो डाटा सेट में वो जो मिसिंग वैल्यूज थी वो इंप्यूटर ने उनके ऊपर सारा काम किया, ठीक है। जो सेटिंग्स हमने यहाँ पे की कि नॉट अ नंबर को मीन स्ट्रेटेजी के तहत कॉलम वाइज अप्लाई कर दो और इन कॉलम्स पे अप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड पे, उसने कर दिया। और उसके बाद फिर हमने इंप्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म किया इसको, x उसकी तमाम वैल्यूज और उसका कॉलम 1 and 2, और उसको फिर हमने x के वापस इक्विवेलेंट उसको असाइन कर दिया। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में नहीं करते कि y इज इक्वल टू y प्लस 5, तो जो y के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो सारी वैल्यू अपग्रेड करके वापस y को असाइन कर दो, करते हैं। ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे हो रहा है कि x के तमाम रोज और कॉलम 1 और 2 को इंप्यूटर की मदद से ट्रांसफॉर्म करो, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वापस x के ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज हैं वो इन कॉलम्स के ऊपर तमाम रोज में जाके पेस्ट कर दो। सही हो गया। हम इसको सिंपल भी लिख सकते थे कि वो लेकिन आसानी क्या होती है कि फिर इसमें हम सिर्फ उन्हीं रोज के और कॉलम्स को एड्रेस कर रहे हैं, बाकियों को छेड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है इस तरीके से हमारा काम, कि हमने जो कॉलम्स में मैनिपुलेशन करनी है उन्हीं मैनिपुलेटेड वैल्यूज को ही हम यहाँ पे अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो अभी हम बार बार कंसोल पे जाके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला काम करते हैं तो इससे ये वाली स्टेटमेंट्स अगर चलाते हैं तो वही चीज जो हम x और y बार बार कंसोल पे लिख रहे थे, तो वो चीज अगर हमने कोड के थ्रू करनी है तो जो सी आउट की स्टेटमेंट है आपकी, या
वो जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वाली स्टेटमेंट है, वो उस नोयत की स्टेटमेंट पाइथन में सिंपल प्रिंट करें तो प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई करेंगे तो आपके ये वैल्यूज यहाँ पे नजर आनी शुरू हो। क्लियर हो गया? यस सर। कोई सवाल? तो अभी हम सर ये अगर सारा वापस कोड हम देखें, खुद लिखेंगे? नहीं जी, आपको एक एक बंदा सारों के साथ रखेंगे, वो आपको लिख के देगा। नहीं सर, मेरे कहने का मकसद है जिस तरह हमने डाटा सेट की फाइल डाउनलोड की है तो जी जी। उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या उसके कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या खाली डाटा सेट की फाइल को यहाँ पे पेस्ट? अब आप देखेंगे इसमें आपको करना क्या है। आपने अगर कोड लिखना है तो आपने डाटा फाइल जो डाउनलोड की है उसका नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक है? डाटा सेट लोड हो जाएगा, जरा डबल क्लिक करके यूं करके उसे आप देख लेंगे आपके नहीं, वो डाटा डाटा सेट सेट जो की हो फाइल सकता का है। हमें वो भी देना पड़ेगा कि कहाँ पे पड़ी हुई है, या खाली डाटा सेट की फाइल लिख लेंगे खुद ही ढूंढ लेगा? नहीं नहीं, इतना होशियार भी नहीं है ये। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जिस डायरेक्टरी में आपकी ये जो पाइथन फाइल है और जो आपकी डाटा की फाइल है वो सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए। तो ठीक हो गया आपने सर। मेहनत ये करनी है कि वो फाइल डाउनलोड करके जिस जगह पे आपका कोड आप अलग जगह पे एक जगह पे रखेंगे ना, मशीन लर्निंग का फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर फिर आप प्रैक्टिस का फोल्डर बनाएंगे, प्रैक्टिस के अंदर आप कहेंगे जी ये प्री प्रोसेसिंग होने लगी, प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपने ये डाटा भी उधर रख दिया और जिस तरह ये प्री प्रोसेसिंग डॉट लेक्चर है तो आपने इसी के अंदर आपने रखा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको अपना भी दिखा देता हूँ जो मैं रन कर रहा हूँ। क्या आपको नजर आ रहा है? ये डाटा पड़ा हुआ है और ये प्री प्रोसेसिंग यस और सर। ये कुछ टेम्पलेट और ये इस वाली फाइल में मैंने कंप्लीट प्री प्रोसेसिंग की हुई है, लेकिन ये लेक्चर के लिए फिर मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके इसका दिखा रहा हूँ ताकि बदअज़मी ना हो जाए एकदम से ही। ठीक हो गया सर। ठीक। ठीक है, तो ये वही फाइल है, ये अब देख लें आप, ये सेम फोल्डर में बस पड़ी है तो उसको फिर इसी को हम कॉपी करके किसी आपकी मशीन पे उसकी मशीन पे डाल देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया ये? तो अब आपने जो यस सर। चेंजेस ओके करनी ओके। है वो चेंजेस कोई खास नहीं है। आपने वो डाटा सेट, आपका नया डाटा सेट आ जाएगा, उसका नाम आ गया फॉर एग्जांपल मूवी डीबी डॉट CSV, तो मूवी डीबी डॉट CSV आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, ये जो एक्स है इसमें आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे ही चलेगा क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड डाटा सेट्स हैं उसके अंदर आखिरी कॉलम ही क्लास लेबल होता है। ठीक है, तो आपने वो आखिरी कॉलम छोड़ दिया, बाकी सारा कुछ उठा लिया। और यहाँ पे y के अंदर आपने यहाँ पे 3 है, इनफैक्ट दिस 3 इज द लास्ट कॉलम नंबर। ठीक है, तो आपका कॉलम नंबर 10 है अगर वो, तो आप यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख देंगे? 10। समझ आ गई? 11 लिखना। ये छोटी सी चीज है जो कि आपको चेंज करनी पड़ेगी अपने कोड में। ठीक है, सर कॉलम 10 के लिए हमें 11 लिखना पड़ेगा। तो जो भी आप देख लेंगे ना, नंबर काउंट कर लेंगे कि आप 1 से कर रहे हैं या 0 से कर रहे हैं, तो राइट लास्ट कॉलम इंडेक्स इन प्लेस ऑफ 3। ठीक हो गया, इसको भी हम ऐसे सर लिख ये लेते आप हैं ताकि मेल के साथ फाइल जो आप कोड की मैं बना रहे हैं ये भी शेयर जनाब किया मैं करें? आपको ये जरूर भेजूंगा, पहले ही मैंने ये तय कर लिया हुआ है, इसीलिए ये बात लिख दी है कि ये आपका सवाल आ गया ज़हन में तो ये मैं लिख, ये नीचे सारा कुछ समझ आ रहा है ना? अब यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। एक पॉसिबिलिटी है कि रिमूव कर दें। एक्सिस 0 का मतलब कॉलम है, एक्सिस 1 का मतलब है कि रो। तो यहाँ पे एक और बात लिख लेते हैं, देयर इज नो सेंस ऑफ कैलकुलेटिंग रो वाइज एवरेज, so we shall take axis is equal to 0 to calculate column wise averages। ठीक हो गया, ये भी बात वाज़ेह हो गई।
स्ट्रेटेजी मैंने आपको लिख दिया, मीन मीडियन मोड, इसका भी लिख लेते हैं आगे। इफ आउटलायर्स एग्जिस्ट देन यूज मोड। इफ there are a lot of rows with very few distinct values, then use mode, जिसका मतलब क्या है, most underscore frequent। आउटलायर ये हो गया। नहीं चूज करते अगर आउट If the data is large and numeric, then use average। इस केस में अगर वो लार्ज डाटा है तो जो आपके आउटलायर्स हैं वो कोई खास फायदा वो अफेक्ट नहीं डालते। मतलब अगर वो बहुत बड़े 1,00,000 इंस्टेंसेस हों तो उसमें कुछ 5-10 आउटलायर वैल्यूज भी हों तो उनका कोई एवरेज पे खास इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ पे हम कह देते हैं डाटा इज स्मॉल, नंबर ऑफ रोज आर फ्यू एंड आउटलायर्स एग्जिस्ट, देन यूज मोड। ठीक हो गया? सेंस बनता है? यस सर। आउटलायर के ऊपर सर हम मीडियन यूज करते हैं। हाँ मीडियन ही, मीडियन मैंने मोड लिख दिए, 2 जगह मोड लिख दिया गलती से। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। ये मीडियन होना चाहिए। अच्छा, इंप्यूटर का ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसने क्या करना है, जो हमने ऊपर ये सारी सेटिंग्स की हैं उसके मुताबिक उन सेटिंग्स को अप्लाई कर देना है। और ये इसको भी लिख देते हैं, ये किस नोयत की हमने स्टेटमेंट की थी। हमने कहा था फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू z प्लस d। तो ये उस नोयत की स्टेटमेंट है कि x को इंप्यूटर अप्लाई करो, पहले x के ऊपर हो गया अप्लाई, तो वही चीज x से कोरिस्पोंडिंग रोज और कॉलम्स को, उन्हीं रोज कॉलम्स को अपडेट कर, ताकि अब जो डाटा सेट हमारा ओरिजिनली वैसे का वैसा, डाटा सेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसमें भी नॉट अ नंबर और नॉट अ नंबर है। लेकिन अगर आप x देखेंगे तो x के अंदर not a number is no more not a number, it is reflecting the settings that we did for what, for the imputer के मीन कैलकुलेट करो। अगर हम मोड कर देते हैं इसको या मीडियन कर देते हैं, मीडियन किया, अप्लाई किया, इसके ऊपर अप्लाई किया, अब प्रिंट एक्स करते हैं तो सर 1 बजे जुम्मे की नमाज भी है। चलो ये करके देख लेना फिर, ठीक है? नहीं ये करते हैं आप। नहीं मैं नहीं कर रहा, हो ही नहीं रहा तो नहीं करते हो गए हैं, करके देख लेना, ठीक है? तो एनीवे बात सारी समझ आ गई? यस सर। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में बाकी की जो चीजें हैं कि हमने स्केलिंग कैसे करनी है और उसके क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं, और उसके बाद फिर कोई और छोटी मोटी चीजें, इसको ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट कैसे करना है उसकी बात करेंगे। तो ये हमारी जो प्री प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम प्री प्रोसेसिंग का एक टेम्पलेट बना लेंगे। वो टेम्पलेट हमें किस चीज में हेल्प करेगा कि अब हमने कोई भी प्रॉब्लम लेना है तो उसके अंदर बस 2-3 जगह पे हम चेंज करेंगे, जो जिस नोयत की चीजें हम देख रहे थे कि यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे चेंज करो, तो वो चेंजेस हम मेंशन करके हम कहेंगे भाई ये वाली चेंजेस कर दें तो अब बस आपका काम हो गया, ठीक है? मैं आपको ये वाली फाइल, डाटा वाली फाइल सारा कुछ भेज रहा हूँ। आपकी असाइनमेंट ये, अगली क्लास हमारी अब छुट्टी आ रही है 23 मार्च की, ठीक है? तो एक आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, पाकिस्तान जिंदाबाद की डाटा फाइलिंग ना बना लो, और इसके अलावा आपने ये करना है कि
दो डाटा सेट्स कोई भी कैगल से डाउनलोड करके उनको लोड करना है, उनकी मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूटर फंक्शन के थ्रू सेटिंग मैटिंग करनी है, या बेशक खुद मॉक फाइलें बना लें कुछ छोटी मोटी और उनको करें, कुछ तरीका करें, ठीक है। इतने पोर्शन की आपने प्रैक्टिस करके और मुझे भेज देनी है। ये सारी अपनी वो असाइनमेंट जो है ना, वो ये वाली प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1 इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपने कर रखनी है। अल्लाह ने और मुझे सर जो तौफीक पिछली दी तो आपने मैंने असाइनमेंट इंशाल्लाह मैंने मूडल अप एंड रनिंग कर देना है किसी दिन। कितना मुझे कहना, जिस दिन मैंने मूडल अप एंड रनिंग किया उसके 10 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों को ये फाइलें सारी रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए कर रखना, ये ना कहना कि सर आपने सबमिशन नहीं बनाई थी। तो सर वो आपने जो पिछली असाइनमेंट गई थी वो अभी रखो अपने पास ही, जिसने नहीं की उसको वक्त मिल गया, इम्प्रूव भी कर सकते हो और भी बेहतर भी कर सकते हो, जिसने नहीं की वो कर भी ले, सर। ठीक है। लेकिन सेमेस्टर के एंड पे मेरे पास कोई ना आए कि सर मेरी लेट सबमिशन ले लें, सर ये 2 डाटा ठीक है। सेट लेने हैं सर, ऐसे तो नहीं होता सर, 2 डाटा के साथ ये करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। रजान है सर फारूक बात कर रहा हूँ सर, 2 डाटा नहीं, सेट ऐसा तो नहीं होता, कौन कह रहा है। हाँ फारूक, मैं पूछ रहा हूँ कि 2 लेने हैं सर इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से। आवाज नहीं आ रही आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 डाटा सेट लेने हैं सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या एक ही इस डाटा सेट में काम करना है? 2 डाटा सेट लें, दो के ऊपर ये अभी तो थोड़ा सा ही काम है। ये अगर किसी के अंदर से मिसिंग वैल्यू नहीं है नॉट अ नंबर खुद ही डाल देना, कर लेंगे सर कुछ। 5-6 जगह पे नॉट अ नंबर डालें, मीन मीडियन वगैरह अप्लाई करके देखें, जस्ट प्ले अराउंड विद थिंग्स ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा, आज की क्लास के बाद तसल्ली हुई है कि काम हो जाएगा इंशाल्लाह? हो जाएगा सर। यस सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ये इतना आसान करके इंशाल्लाह ताला करेंगे कि मुझे भी समझ आ जाए और आपको भी आ जाए। ओके सर, डन हो गया। डन हो गया ना? तो अब अगर कोई नहीं करेगा तो वो फिर बेईमानी हो जाएगी। चलें फिर सर अभी हमने सिर्फ डेटा क्लीनिंग की है ना? अभी हमने नहीं किया नाश्ता ना, भी आगे अभी कौन सा कोर्स खत्म हो गया है, शुरू ही किया अभी तो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ हमने डेटा क्लीनिंग की है ना अभी हमने? डेटा क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, अभी मजीद भी हैं चीजें इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। जस्ट थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो साथ साथ करते रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। जी सर। ओके इंशाल्लाह खैर। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।